राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। और मैं हूं प्रद्योत, आप सबके लिए लेकर आया हूं एक बेहद महत्वपूर्ण क्लास। आज हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिक काल पर और आधुनिक काल की गद्य विधाओं पर। जी हाँ, आधुनिक काल से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल परीक्षाओं में, और आधुनिक काल में भी गद्य विधाओं से बहुत बड़ी मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गद्य विधाओं से संबंधित आज हमारी प्रश्नोत्तरी है जो आपके लिए होने वाली है बेहद खास। चलिए, तो आधुनिक काल मैराथन क्लास है, गद्य विधाएं हैं, ठीक है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जेआरएफ, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, सभी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। चलिए तो बिना किसी देर के आज चलते हैं इस आधुनिक काल की क्लास की ओर। चलिए, आधुनिक काल देखो इसमें कहाँ है। आधुनिक काल ए पर होगा, आ पर होगा। ये है रीतकाल, अमीर खुसरो है। अलंकार, आदिकाल, आधुनिक काल 11 दिसंबर, ये तो 11 दिसंबर का है, ये है 20 दिसंबर का। ये चलो आ गया आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी का वर्ण विषय क्या है? बेहद शानदार प्रश्नों का संकलन है। सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाएं और अपनी कॉपी पेन उठा लें और लिखते चलें, ठीक है। अंत में बताएंगे भी कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। पहला प्रश्न, जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी का वर्ण विषय क्या है, अर्थात इस कहानी का विषय क्या है। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये प्रश्न करते हैं, जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी है किसकी? जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी किसकी है? पहला प्रश्न तो यही हो गया, ठीक है। ये तो बाद की बात है कि इसका वर्ण विषय क्या है, लेकिन पहले हमें यह भी पता होनी चाहिए कि जिंदगी और गुलाब के फूल बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। हिंदी की बहुत अच्छी कहानी और महत्वपूर्ण कहानी है। तो ये है किसकी? तो जिंदगी और गुलाब के फूल, ये कहानी उषा प्रियंवदा की है। किसकी है? उषा प्रियंवदा, ठीक है। ये है उषा प्रियंवदा की कहानी। कौन सी कहानी? जिंदगी और गुलाब के फूल, ठीक। चलिए अब इसका वर्ण विषय देखते हैं। धर्म की प्रमुखता, प्रेम की प्रमुखता, अर्थ की प्रमुखता और राजनीति की प्रमुखता। बताइए ए बी सी डी। बहुत शानदार प्रश्न है। पहला प्रश्न आज की क्लास का पहला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए, जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी का वर्ण विषय क्या है? धर्म की प्रमुखता है इसमें, प्रेम की प्रमुखता है, अर्थ की प्रमुखता है या राजनीति की प्रमुखता है? बताइए। आधुनिक काल स्पेशल टॉप कंटेंट प्लस प्रश्नोत्तरी, ठीक है। टॉप कंटेंट मिलेगा आपको इस क्लास में, इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। चलिए, तो इस कहानी में अर्थ की प्रमुखता है। काय की प्रमुखता है? अर्थ की, ठीक है। बेरोजगार लड़का है और वो धन के अभाव में परेशान रहता है। उसकी पत्नी होती है वृंदा, मुख्य पात्र। वृंदा टीचर हो जाती है, ठीक है। वृंदा क्या हो जाती है? टीचर हो जाती है। वो बेचारा बेरोजगार रहता है, ठीक है। मुख्य पात्र क्या है? मुख्य पात्र वृंदा, ठीक है। मुख्य पात्र इसका पात्र वृंदा, ठीक है। स्त्री पात्र, ठीक। याद रखेंगे, 3 तथ्य इसमें से याद रखेंगे। सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी किसकी है? तो उषा प्रियंवदा की। इसकी मुख्य पात्र वृंदा और इसका मुख्य विषय अर्थ का विषय है, धन का विषय है, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न हो गया शानदार। शैलेश मटियानी, थोड़ा सा गलत लिख गया है यहाँ। शैलेश मटियानी के उपन्यास कबूतर खाना की कथावस्तु कहाँ से संबंधित है? कहाँ? बताइए। शैलेश मटियानी के उपन्यास कबूतर खाना की कथावस्तु कहाँ से संबंधित है? दिल्ली, आगरा, कोलकाता और मुंबई। शैलेश मटियानी का उपन्यास है कबूतर खाना, ठीक है। किसका उपन्यास है? शैलेश मटियानी का। बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है और परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है।
पूछा जाता है कबूतर खाना के लेखक कौन है, तो शैलेश मटियानी। अब इसमें कथा वस्तु कहाँ से है, दिल्ली से, आगरा से, कोलकाता से या मुंबई से। तो दिल्ली की नहीं है, आगरा की भी नहीं है, कोलकाता की भी नहीं है। कहाँ की कथा वस्तु है इसमें, मुंबई की कथा वस्तु है। मुंबई की कथा वस्तु है, मुंबई की कथा वस्तु है इस कबूतर खाना में। ठीक है, ये उपन्यास है, विधा पूछी जाएगी तो क्या है, उपन्यास। ठीक है, 1959 का है। कब का है, उपन्यास ही 1959 का। ठीक है, और मुंबई में कहाँ की कथा है, भूलेश्वर की, भूलेश्वर नामक स्थान की कथा है मुंबई में। ठीक है, इस उपन्यास के अंतर्गत। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हटो भाई हटो, बहुत शानदार प्रश्नोत्तरी होने वाली है आपके लिए। ठीक है, आप नोट करते चलें अपने प्रश्नों को, अपनी डायरी पर, अपनी कॉपी पर, नोट्स पर। ठीक है, चलिए भाई अब देखते हैं, 2 हो गए। तीसरा, श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास, जाने माने साहित्यकार उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल, इनका उपन्यास कौन सा नहीं है, माया सरोवर, पहला पड़ाव, सीमाएं टूटती हैं, मकान। बताओ, 4 उपन्यास दिए गए हैं आपके सामने। माया सरोवर, माया सरोवर श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास नहीं है, बताइए। माया सरोवर, पहला पड़ाव, सीमाएं टूटती हैं, मकान, ABCD श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास नहीं है। तो माया सरोवर ये उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का नहीं है, बाकी तीनों उपन्यास श्रीलाल शुक्ल के हैं। ठीक है, और माया सरोवर किनका है, ये है शैलेश मटियानी का। ये किसका है, शैलेश मटियानी का महत्वपूर्ण उपन्यास है, शैलेश मटियानी। अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले प्रश्न में नाम पढ़ा था, उन्हीं शैलेश मटियानी का ये उपन्यास है माया सरोवर। बाकी पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का है, सीमाएं टूटती हैं श्रीलाल शुक्ल का है, और मकान श्रीलाल शुक्ल का है। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण उपन्यास। इनके अलावा राग दरबारी तो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनके अलावा राग दरबारी पहले पढ़ाया जा चुका है आपको। ठीक है, 1968 राग दरबारी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। किनका, क्रांतिकारी उपन्यास है हिंदी साहित्य में, परीक्षाओं में भी बहुत पूछा गया है राग दरबारी। ठीक है, और राग दरबारी के पात्र भी पूछे जाते हैं, हमने बता दिए हैं आपको। इसके अलावा और कौन सा है, ये कितने हो गए, 4। 5वां देख लो, सूनी घाटी का सूरज, सूनी घाटी का सूरज, सूनी घाटी का सूरज राग दरबारी का महत्वपूर्ण उपन्यास, सूनी घाटी का सूरज। ठीक है, सूनी घाटी का सूरज। और 5 के बाद छठा, एक और महत्वपूर्ण, विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर का संत। ये 6 हो गए। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल के 6 उपन्यास हो गए। आप 6 को भी याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट हैं। पहला पड़ाव, सीमाएं टूटती हैं, मकान, सूनी घाटी का सूरज, राग दरबारी और विश्रामपुर का संत। और राग दरबारी में कहाँ की चर्चा है, ये तो आप जानते ही हैं, शिवपालगंज की। ठीक है, ये राग दरबारी में चर्चा ये पूछी जाती है बार बार, कहाँ की है, तो आप शिवपालगंज। ठीक है, शिवपालगंज बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस सब को आप नोट रखेंगे। चलिए, तीसरा प्रश्न हो गया। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चलो भाई, चौथा प्रश्न असंगत है, असंगत पूछा गया है। ठीक है, असंगत है ये प्रश्न। EMRS परीक्षा 2023, अभी 2 दिन पहले ये परीक्षा हुई है, उस परीक्षा का ये प्रश्न है यहाँ पर। चलिए, ठीक है, छायावाद पुस्तकों की, यहाँ पर पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं। असंगत में से पूछा गया है, नाम वर्ष हैं, छायावाद नाम वर्ष हैं, प्रगतिवाद सिद्धांत से हैं, चौहान से हैं। ठीक है, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन मुक्तिबोध, यथार्थवाद शिव कुमार मिश्र। बताइए इसमें ABCD कौन सा सही होगा, सही बताना है इसमें, बताइए।
चौथे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? ए, बी, सी या डी? छायावाद नामवर्ष हैं, प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन मुक्तिबोध, यथार्थवाद शिव कुमार मिश्र। बताइए कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया है, शानदार है, शानदार। शानदार भी है और जानदार भी है। बताओ, देखो ये छायावाद वाला, ये वाला प्रश्न यूपीएचईएससी 2021 वाले में भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल सुमेलित है। छायावाद रचना नामवर सिंह की है, प्रगतिवाद रचना शिवदान सिंह चौहान की है। इसमें सी विकल्प सही हो जाएगा। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन ये मुक्तिबोध की नहीं है। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। किनकी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी की है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। ठीक है, और ये यथार्थवाद शिव कुमार मिश्र की है। ठीक, बहुत बढ़िया पुस्तकें हैं ये सभी पुस्तकें। मोस्ट इम्पोर्टेंट, नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, छायावाद नामवर्ष हैं। अब मुक्तिबोध की क्या है? तो कामायनी पर पुनर्विचार, या ये कामायनी का पुनर्मूल्यांकन है, वो कामायनी पर पुनर्विचार वाला है। चलिए, ये हो गया 4। अब चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। सुमेलित नहीं है, ये भी EMRS का प्रश्न रखा है यहाँ पर। EMRS परीक्षा 2023 अभी 4 दिन पहले हुई है। अर्धनारीश्वर अज्जे, संस्कृत और साहित्य रामविलास शर्मा, श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा, पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई। ठीक है, अब बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुत आसान प्रश्न है। अर्धनारीश्वर अज्जे का नहीं है। ठीक है, अर्धनारीश्वर निबंध की बात की जाएगी तो ये किनका है? दिनकर का। ठीक है, और वैसे किनका है? विष्णु प्रभाकर का। चलो, तो रामधारी सिंह दिनकर का है ये। अर्धनारीश्वर किनका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक है, संस्कृत और साहित्य किनका है? रामविलास शर्मा का। तो ये पहला ही विकल्प इसमें सुमेलित नहीं है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलो भाई, 5वां हो गया। अब देखो 6वां प्रश्न। पिंजरे की मैना आत्मकथा की लेखिका कौन है? पिंजरे की मैना, ये भी EMRS में भी पूछा गया है, ये अभी 2023 में। ये 3 प्रश्न उसी के रखे गए हैं यहाँ पर। पद्मा सचदेव, चंद्रकृत सोनरेक्सा, जानकी देवी बजाज और राजी सेठ। बताइए ABCD 6ठे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 6ठे प्रश्न का बताइए भाई। पद्मा सचदेव आत्मकथाएं पूछी गई हैं। पद्मा सचदेव की आत्मकथा क्या है? इनकी आत्मकथा का नाम है बूंद बावड़ी। क्या है पद्मा सचदेव की आत्मकथा? बूंद बावड़ी। ठीक है, आप नोट रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चंद्रकृत सोनरेक्सा की पिंजरे की मैना, ये है ही है। जानकी देवी बजाज की मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, मेरी जीवन यात्रा, पिंजरे की मैना। ठीक है, मेरी जीवन यात्रा किनकी है? जानकी देवी बजाज की। और राजी सेठ जहां से उजास। ठीक है, ये हो गया जहां से उजास। ये 4 हो गए। ठीक है, पद्मा सचदेव बूंद बावड़ी, चंद्रकिरण सोनरेक्सा पिंजरे की मैना, जानकी देवी बजाज की आत्मकथा, ये TGT 2011 में पूछी गई थी और PGT भी 2011 में पूछी गई थी।
लगातार, ठीक है, दोनों परीक्षाओं में पूछी गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जानकी देवी बजाज की राजी सेठ की जहाँ से उजास महत्वपूर्ण है, और पद्मा सचदेव की बूंद बावरी। ठीक है, चलो अब छठा प्रश्न हो गया। अब चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सारे तथ्य जो बताएं वो नोट करते रहना है भाई जी। चलो ठीक है, क्रांतिकारी कवि निराला, क्रांतिकारी कवि निराला आलोचना ग्रंथ किसने लिखा? क्रांतिकारी कवि निराला आलोचना ग्रंथ किसने लिखा? बच्चन से विजयदेव नारायण शाही, देवीशंकर अवस्थी, इंद्रनाथ मदान। बताइए ए बी सी डी। क्रांतिकारी कवि निराला नामक ग्रंथ किसने लिखा है? क्रांतिकारी कवि निराला नामक ग्रंथ, ठीक है, आलोचना ग्रंथ है, ये किसने लिखा है? ए बी सी डी। तो सातवें प्रश्न का ए विकल्प सही है। ये बच्चन से हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ठीक है, दूसरा इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है और आजकल परीक्षाओं में इससे बहुत प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। एक और इनका ग्रंथ महत्वपूर्ण है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हो गए बच्चन सिंह के। विजयदेव नारायण शाही, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ जायसी, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है जायसी, विजयदेव नारायण शाही का जायसी। अब देवी शंकर अवस्थी का बता दो, देवी शंकर अवस्थी का बताओ। देवी शंकर अवस्थी का बताओ। विवेक के रंग क्या है? महत्वपूर्ण, विवेक के रंग, ठीक है, ये क्या है? आलोचना ग्रंथ किनके? विवेक के रंग देवी शंकर के, ठीक है। और इंद्रनाथ मदान का हिंदी कलाकार, हिंदी कलाकार, ठीक है। और प्रेमचंद, ये हो गए महत्वपूर्ण ग्रंथ, महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण। चलिए भाई, 7 हो गया। 8वां, इसे अंधों का सिनेमा कहते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न। इसे अंधों का सिनेमा कहते हैं, किसे? बता दीजिए भाई। रेडियो नाटक को, रेडियो फीचर को, ध्वनि नाट्य को, सोक्त, बताओ ए बी सी डी। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न, बेहद बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, नया प्रश्न है। इसे अंधों का सिनेमा कहते हैं, अंधों का सिनेमा। बताओ ए बी सी डी, कौन सा सही हो जाएगा? अंधों का सिनेमा कौन सा होता है? अंधों का सिनेमा किसे कहते हैं? बताइए भाई, बताइए। 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न, ए नहीं, बी नहीं, सी हाँ, डी नहीं। ध्वनि नाट्य को अंधों का सिनेमा कहते हैं। ध्वनि नाट्य को क्या कहते हैं? एकदम नया प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अंधों का सिनेमा कम लोग कर पाएंगे, वैसे पढ़ने वाले तो सब कुछ ही कर देते हैं, लेकिन फिर भी कम लोग कर पाएंगे। तो ये अंधों का सिनेमा कहलाता है ध्वनि नाट्य। ध्वनि नाट्य क्या कहलाता है? अंधों का सिनेमा, ठीक है। चलो भाई, सोक्त, सोक्त क्या है? स्वधन उक्ति, ओ मिलकर ओ हो जाएगा, ठीक है, गुण संधि हो जाएगी। सोक्त का उदाहरण है, देखो सोक्त क्या होता है? एक अंक का सोक्त है क्या? एक अंक का नाटक होता है, एक
अंक का नाटक, ठीक है। लेकिन ये एकांकी से भिन्न होता है, एकांकी नहीं होता है, एकांकी नहीं, ये अलग होता है, इसके लक्षण अलग हैं, एकांकी के लक्षण अलग हैं। तो सूक्त पूछा गया, सूक्त कौन सा है? ए बी सी डी, बताइए। 9वां प्रश्न है, बहुत बढ़िया है, बताओ भाई। 9वां प्रश्न है, बहुत बढ़िया है। 9, सड़क विष्णु प्रभाकर, मतलब ये सड़क नामक सूक्ति किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने। इनमें से कौन सा है? मतलब बीमार विष्णु प्रभाकर, पंचायती राज सुशील, कौमुदी महोत्सव राम कुमार वर्मा। बताइए बताइए 9 का कौन सा सूक्त का उदाहरण है? सूक्त मतलब सूक्त विधा का कौन सा ग्रंथ है? इसमें सड़क है, बीमार है, पंचायती राज है या कौमुदी महोत्सव है? तो ये सड़क है। सूक्त क्या है? सूक्त विधा की रचना कौन सी है? सड़क। तो किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर ने। ये अलग विधाएं हैं। 9 हो गया। 10वां, प्रेमचंद का नाटक है। प्रेमचंद का नाटक इसमें से पूछा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रेमचंद का नाटक, प्रेमचंद का नाटक इनमें से बता दीजिए, ए बी सी डी। प्रेमचंद का नाटक बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। बताओ भाई बताओ, प्रेमचंद का नाटक बता दो, कौन सा सही होगा इसमें? ए बी सी डी कौन सा सही होगा? शीघ्रता से बताएं। अच्छा सा है, अच्छा प्रश्न है, बोलो भाई। अब ये 1, 2 और 3 ये नाटक तो आपने पढ़े होंगे, ठीक है। प्रेमचंद के ये महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट नाटक परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। संग्राम, करबला और प्रेम की बेटी। अब इनमें से कौन सा है? यक्ष प्रश्न, माधवी, बंदिनी और सवेतार नाटक। तो इसमें डी विकल्प सही है, सवेतार नाटक। ये प्रेमचंद का नाटक है। सवेतार नाटक किसका है? प्रेमचंद का नाटक है, ठीक है। तो अब सवेतार नाटक है जो प्रेमचंद का नाटक है, ये 1920 में जमाना पत्र में छपा था। कौन से पत्र में छपा था? जमाना। सवेतार नाटक, ठीक है, जमाना पत्र में छपा था 1920 में। अब माधवी नाटक किसका है ये जान लो। तो माधवी नाटक है भीष्म साहनी का। किसका है? भीष्म साहनी, ठीक। अब यक्ष प्रश्न किसका है ये भी बता दो। यक्ष प्रश्न किसका है? तो ये यक्ष प्रश्न किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण लाल का यक्ष प्रश्न है। और बंदिनी नाटक किसका है? बंदिनी, बहुत बढ़िया। बंदिनी नाटक किसका है? तो बंदिनी नाटक विष्णु प्रभाकर का है, ठीक है। किसका है? विष्णु प्रभाकर, बंदिनी। तो ये 4 महत्वपूर्ण नाटक हो गए और 3 वो हो गए, 7 महत्वपूर्ण नाटक हो गए, ठीक है।
चलो भाई, चलिए इस वाले प्रश्न में एक वो रह गया था, बता नहीं पाया। जो विधाएं हैं इसमें देखो, ये ध्वनि नाट्य का उदाहरण है। ये क्या है? ध्वनि नाट्य। ठीक है, पिछला वाला है ये, इनकी विधाएं नहीं बताई हमने, कोई बात नहीं, ध्यान हट गया था। अब पंचायती राज जो सुशील का है, ये क्या है? ये किस विधा का है? तो ये रेडियो फीचर है। ठीक है, ये क्या है? रेडियो फीचर। प्रश्न संख्या क्या है? ये 9। ठीक है, ये क्या है? सूक्ति, सूक्ति विधा। ठीक है, और कौमुदी महोत्सव ये रेडियो रूपक है। ठीक है, रेडियो रूपक अलग होता है और रेडियो फीचर अलग होता है, अलग अलग विधाएं हैं, और ये ग्रंथ अपनी अपनी विधा के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ठीक है, सभी ये वाले, ठीक, पंचायती राज ये सब। ठीक है, तो ये सड़क विष्णु प्रभाकर का सूक्ति है, बीमार विष्णु प्रभाकर का ध्वनि नाट्य है। ठीक है, पंचायती राज सुशील का रेडियो फीचर है, और कौमुदी महोत्सव राम कुमार वर्मा का है ये। ठीक है, रेडियो रूपक। अब ये भी हो गया। अब ये देखो, असंगत है 11वां। देखो, 11वां है असंगत। कौन सा है? अछूत का बेटा माता प्रसाद, तिरस्कार के नाथ, नंगा सत्य राम नारायण सिंह राणा, समाजद्रोही रूप नारायण सोनकर। ठीक है, ये इनमें से असंगत बताना है तुम्हें। 13वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, बताओ। 11वां प्रश्न है, ये दलित साहित्य से है। ठीक है, तो बताइए। सी। ठीक है, कौन सा असंगत है? ये वाला। अछूत का बेटा माता प्रसाद का है, बिल्कुल संगत है। तिरस्कार की नाथ, समाजद्रोही रूप नारायण सोनकर, ये संगत हैं तीनों, और सी विकल्प असंगत है। अब ये है नंगा, नंगा सत्य। ठीक है, तो नंगा सत्य किसका है? सुशीला टकभोरे का है। ये नंगा सत्य किसका है? ये वाला सुशीला टकभोरे, सुशीला टकभोरे। ये सुशीला टकभोरे। ठीक है, नंगा सत्य। और राम नारायण सिंह राणा का पूछा जाएगा, इनका पूछा जाए तो बता देंगे अंगूठा एकलव्य का, अंगूठा एकलव्य का, एकलव्य का। ठीक है, ये किन किन का ग्रंथ है, किन किन की पुस्तक है, ये सब हो गया। 11वां प्रश्न हो गया। अब देखते हैं 12वां प्रश्न। बताइए, एक तरफ पत्रिकाएं हैं, दूसरी तरफ प्रकाशन स्थल है। असंगत वाला आपको चयनित करना है। ये भी पत्रिकाएं दलित साहित्य से जुड़ी हुई हैं, दलित संपादकों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए बताइए। शंभूक पटना से, शंभूक पटना से, प्रज्ञा साहित्य फर्रुखाबाद से, पश्यंती आगरा से, और कल के लिए बहराइच से। कौन सा असंगत है? तो शंभूक पटना से प्रकाशित होती है, संगत है। प्रज्ञा साहित्य ओम प्रकाश वाल्मीकि प्रकाशित किया, उन्होंने किया ऐसे प्रकाशित, एक फर्रुखाबाद से है। पश्यंती, ये सी विकल्प सही हो जाएगा, आगरा से नहीं है, दिल्ली से है। कहाँ से प्रकाशित है ये पत्रिका? दिल्ली से। और कल के लिए बहराइच से, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये भी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये पश्यंती वाला सही हो जाएगा, 12 का सी विकल्प। चलो अब देख लो 13वां प्रश्न।
विश्वविद्यालय परिषद से संबंधित प्रथम हिंदी उपन्यास। विश्वविद्यालय परिसर से संबंधित प्रथम हिंदी उपन्यास मतलब हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास जिसमें विश्वविद्यालय से संबंधित घटनाओं का उल्लेख है। प्रथम उपन्यास कौन सा है? घरौंदा, अपना मोर्चा, राग दरबारी, जुलूस। बताओ भाई बताओ। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए भाई बताइए। 14वां 13वां विश्वविद्यालय परिसर से संबंधित प्रथम हिंदी का उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला उपन्यास ABCD। बताओ। जुलूस नहीं, राग दरबारी नहीं, घरौंदा। ठीक है, घरौंदा ये हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें विश्वविद्यालय परिसर से संबंधित चर्चा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये किसका है? तो ये रांगेय राघव का है। ठीक है, किसका है? रांगेय राघव। ठीक, ए विकल्प। चलो 13 हो गया। 14वां देखो, नयनों की गंगा। नयनों की गंगा निबंध के लेखक बताओ। नयनों की गंगा निबंध के लेखक कौन है? बताओ। गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, माखनलाल चतुर्वेदी, सरदार फूड सिंह। नयनों की गंगा निबंध के लेखक कौन हैं? हमने एक बार क्लास में चर्चा की थी। नयनों की गंगा, नयनों की गंगा और ब्रह्म क्रांति बताया था। नयनों की गंगा और ब्रह्म क्रांति बताया था। ABCD गुलाब राय नहीं, श्याम सुंदर दास नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं, सरदार फूड सिंह हाँ। अध्यापक भी इन्हें कहा जाता था। अध्यापक फूड सिंह या सरदार फूड सिंह का निबंध है ये। ठीक है, सरदार फूड सिंह ने कितने निबंध लिखे? कुल 8। कितने निबंध लिखे? 8। 6 आप पहले से जानते हो, 7वां ये हो गया, 8वां ब्रह्म क्रांति। ठीक है, ये 8 हमने पढ़ा दिए हैं, 8 पे हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, एक क्लास में तो आप नोट रखेंगे ये। 14वां प्रश्न हो गया। चलो बिना किसी देर के 15वां प्रश्न। झूठ सच निबंध संग्रह के लेखक हैं। झूठ सच निबंध संग्रह के लेखक हैं यशपाल, सियाराम शरण गुप्त, जैनेन्द्र, नंद दुलारे वाजपेयी। बताइए भाई कौन है इसके लेखक? झूठ सच निबंध संग्रह के लेखक हैं यशपाल, सियाराम शरण गुप्त, जैनेन्द्र या नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है? तो सियाराम शरण गुप्त हैं। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है झूठ सच, सियाराम शरण गुप्त का। 15 प्रश्न हो गए। 16वां देख लो। इनके निबंधों को अस्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का प्रतीक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लगा लो इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे लगा लो, कोई बात नहीं। इनके निबंधों को, किनके निबंधों को? अस्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का प्रतीक कहा जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके निबंधों को तो आचार्य जी ने बातों का संग्रह कहा है। क्या कहा है? बातों का संग्रह। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बताया था। गुलेरी जी नहीं, ये नहीं। वियोगी हर, अरे ये तो गलत हो गया। वियोगी हर नहीं। इसमें कौन सा सही होगा? इनके निबंधों को क्या कहा जाता है? अस्वस्थ। इनके निबंधों को अस्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का प्रतीक कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं। ठीक है, और सियाराम शरण गुप्त हाँ, ये सी सही हो जाएगा। वियोगी हर नहीं। तो ये सियाराम शरण गुप्त के जो निबंध हैं इन्हें कहा जाता है अस्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का प्रतीक। अस्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का प्रतीक कहा जाता है सियाराम शरण गुप्त के निबंधों को। 16वां हो गया।
अब 17वां चलिए, इनके निबंधों को भावनंद कहा जाता है। इनके निबंधों को भावनद कहा जाता है, भावनद है। बताइए किन के निबंधों को भावनद कहा जाता है? भावनद, नदी, नद, नद पढ़े, भावनाओं का नद, भावों का नद कहा जाता है। यशपाल, शिव पूजन सहाय, माखनलाल चतुर्वेदी नाम वर्ष हैं। बताइए। बताओ। भावनद। माखनलाल चतुर्वेदी के निबंधों को भावनद कहा जाता है। ठीक, माखनलाल चतुर्वेदी के निबंधों को भावनद कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकदम नया प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलो भाई, हटो मच्छर, हट जाओ। अ आ ई, अ आ ई, निबंध के लेखक। अ आ ई, निबंध के लेखक बताइए। बोलिए भाई, बोलिए, महत्वपूर्ण है। आ ई, निबंध के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शांत प्रिय द्विवेदी, पद्म सेन शर्मा और उसके बाद गुलाब राय। बताइए। ई, निबंध के लेखक ABCD। बताइए ई, निबंध के लेखक कौन है? बताओ। ई, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शांत प्रिय द्विवेदी, पद्म सेन शर्मा, गुलाब राय। तो ए विकल्प सही है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ई, निबंध के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, याद रखेंगे। अगला है 19वां। चलो, फूड से के निबंध स्केच की भांति हैं, असंगत बताना है। कौन सा संगत नहीं है? फूड से के निबंध स्केच की भांति हैं। शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। क्या हिंदी नाम होना चाहिए था। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है। भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। बताओ कौन सा असंगत है? ABCD। कौन सा असंगत है? असंगत चुनना है। पूर्ण सिंह के निबंधों को स्केच की भांति हैं, पूर्ण सिंह के निबंध स्केच की भांति हैं। बताइए। दूसरा, शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा गया है। अगला है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है। और अंतिम है, भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार बालकृष्ण भट्ट। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। बताओ भाई, बताओ। चलो देखते हैं। पूर्ण सिंह के निबंध स्केच की भांति हैं, ये बिल्कुल संगत है। शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है, ये भी बिल्कुल संगत है। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? यहाँ तक है ये। निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है, यह असंगत है, यही सही हो जाएगा। प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है, बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। और भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं, ये तो सत्य है ही है। ठीक है, ये सब सत्य है, सी विकल्प सही हो जाएगा। 19 प्रश्न हो गए। चलिए, चलो आज 20 प्रश्न थे, एक प्रश्न कहीं छूट गया है,
कोई बात नहीं, ठीक है। आज की क्लास की पीडीएफ के लिए प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है। आज का जो आपने पढ़ा है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे हैंड राइटिंग की, ठीक है। चलिए, और भाई संख्या थोड़ी सी घटती जा रही है, या तो बता दीजिए आप लोग, तो फिर हम बिल्कुल ही घट रही है, तो फिर क्यों इतना समय बर्बाद करें और क्यों क्यों अपना भी समय बर्बाद करें, आपका भी समय बर्बाद करें। छोड़ देंगे, यूट्यूब बंद कर देंगे, कोई विशेष फ़र्क नहीं है। बस हम तो बस आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं और कर रहे थे। अब 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, अब तो 40, 50, 50 भी नहीं पहुंच पाती है। तो मैं सोचता हूँ अब 40, 50, 10, 20 घटते घटते 1-2 रह जाए, उससे पहले खुद ही बंद हो जाए तो ज़्यादा सही है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ो तो मन से पढ़ो, थोड़ी संख्या ठीक रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जहाँ अच्छा लगे वहाँ आप पढ़िए, जहाँ से आपने कोर्स लिए हैं वहाँ पढ़िए, जहाँ अच्छी पढ़ाई होती हो वहाँ पढ़िए, ठीक है। राधे राधे।